हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 3.3 आंकड़ों का प्रबंधन। इस वीडियो में हम आयतचित्रों या फिर ग्राफों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर ये दंड आलेख दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास में दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ पर जिस दंड आलेख का मान सबसे अधिक होगा वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी दिख रही है आपको? बिल्ली की। तो इसका उत्तर होगा बिल्ली। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ता आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये कितने विद्यार्थियों का है? ये 8 से थोड़ा ऊपर जा रहा है और 10 से नीचे है। इसका मतलब इसका उत्तर कितना है? 9। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, एक दंड आलेख दे रखा है। निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न, वर्षों 1989, 90 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, है ना? तो हम एक एक साल का देखेंगे। 1989 में कितनी पुस्तक बेची गई? यहाँ पर 1989 ये रहा, है ना? तो ये लगभग होगी 170 से 180 के बीच में। तो हम लगभग 170 लिख देते हैं, है ना? दूसरा, 1990 में कितनी पुस्तक बेची गई? किसके आसपास है ये है 500 से थोड़ा सा कम है, मतलब हम 475 लिख सकते हैं इसको। 475 पुस्तकें 1990 में बेची गई। उसके बाद में आता है 1992 में कितनी पुस्तक बेची गई? तो देखो 1992 ये रहा, है ना? तो ये किसकी स्थिति में आता है? ये आता है 200 से थोड़ा सा ऊपर, तो हम 225 मान लें इसको। तो इस प्रकार से ये पहले प्रश्न के 3 उत्तर होंगे, है ना? दूसरा प्रश्न देखो, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तक बेची गई? किस वर्ष में? तो देखो 475 पुस्तक किस वर्ष में बेची गई उसका वर्ष लिखेंगे हम यहाँ पर। 475 मतलब 500 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 1990 में 475 पुस्तक बेची गई। आगे और पूछ रहा है किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तक बेची गई? तो यहाँ पर तो हम ये लिख ही चुके थे कि 1992 लिखा हुआ है, 1992 225। तो यहाँ पर 225 पुस्तकें किसमें बेची गई थी? 1992 में। तीसरा प्रश्न, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तक बेची गई? तो यहाँ पर कौन कौन से साल है जिसमें 250 से कम पुस्तक बेची गई? तो एक तो देखो 1989, है ना? 1989 में बेची गई। और दूसरा 1992 91 में लगभग ये 350 के आसपास बेची गई, है ना? तो यहाँ पर दो ही इसके उत्तर होंगे। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? तो आकलन करने के लिए हम लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तक। ये हम पैमाना लेंगे, ठीक है? ये हमने पैमाना लिया। इस पैमाने के आधार पर यहाँ पर 1989 में बेची गई पुस्तक, 1989 कहाँ पे है? ये रही, है ना? तो 1989 में कितनी पुस्तक हो जाएगी? देखो 100 से ये थोड़ा सा ऊपर है, और अगर हम बात करें तो ये 200 से नीचे है, तो ये लगभग 170 से 175 के आसपास होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये 170 से 180 के बीच में होगा, है ना? तो ये एक तरीके से आकलन है, निश्चित नहीं है कि 170 है, 171 है, 172 है, 180 है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे स्केल रखना पड़ेगा, या फिर लाइन वाली जो कॉपी होती है उसमें लाइनों को मिलाकर हम ये चीज चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों का एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम इनका दंड आलेख खींचेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक तरफ लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, एक तरफ लेंगे कक्षा। तो यहाँ पर तो हम लेंगे कक्षा, ठीक है, और इधर लेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या।
विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लेते हैं ना, तो यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 135 तक जाता है ना। तो थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल बनाएंगे तो ऐसे ही, लेकिन थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। देखिए यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या 135 तक ही लिखनी है, तो इसमें आ जाएगा। यहाँ पर कक्षा, हम यहाँ पर कक्षा शुरू करेंगे। ये है कक्षा 5, 5वीं, यहाँ पर हम 6ठी ले लेते हैं, यहाँ पर हम 7वीं ले लेंगे, और यहाँ पर हम 8वीं ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 9वीं, और फिर लास्ट में ले लेंगे हम 10वीं। इस तरह से हमने कक्षा ले ली। अब यहाँ पर हम दंड आलेख बनाएंगे। देखो 5वीं क्लास में 135, तो 135 तो यहाँ पर होंगे, है ना। इस तरह से लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी। आप इसके लिए सहायता से खींच सकते हो, और इसके लिए आप यहाँ पर 135 लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। 6ठी में 120, 120 यहाँ पे है, तो इस तरह से आप यहाँ पर 120 लिखते हैं। 7वीं में 95 है, 95 मतलब 100 और 90 के बीच में, यहां पर इस तरह से यहां पर आप 95 लिख दें। अगला है 8वीं में 100, मतलब इस सिद्ध में इससे थोड़ा सा ऊपर, इस एक्स्ट्रा लाइन को मिटा दें। 100, 8वीं में 100 बच्चे हैं। ठीक है। 9वीं में 90, 90 की सिद्ध में यहां पर लिखेंगे 90। फिर अगला है 10वीं में 80, मतलब और भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस सिद्ध में यहां पर इस तरह से लाइन खींच देंगे और यहां पर लिख देंगे 80। तो ये तो बन गया दंड आलेख। अब देखो यहां पर कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले ए का उत्तर देंगे, ए का हल। सवाल क्या है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। हमने यहां पर क्या स्केल लिया था, हमने यहां पर लिया था 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। अगर आपकी कॉपी बड़ी या छोटी है तो उसके आधार पर आप इस स्केल को 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी भी चुन सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी चुना है, इसलिए हमने ये लिख दिया है। ये ए हो गया। बी, निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके 2 भाग है, तो पहला देखो, पहले का हल लिखेंगे यहाँ पर। प्रश्न क्या है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो देखो कौन सी कक्षा में सबसे ज्यादा विद्यार्थी है। सबसे बड़ी लाइन किसकी है, 5वीं की, तो इसका उत्तर होगा 5वीं, है ना। इसी में प्रश्न और है, किस कक्षा में न्यूनतम है। तो सबसे छोटी लाइन किसकी है, सबसे छोटी लाइन 10वीं क्लास की, तो इसका सही दूसरा उत्तर होगा हल 10वीं कक्षा की विद्यार्थी संख्या सबसे कम है। दूसरा प्रश्न, क्या कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हम अनुपात ज्ञात करेंगे यहाँ पर 6ठी और 8वीं क्लास के ना। 6ठी क्लास में कितने 120, अनुपात 8वीं क्लास में कितने 80। अब देखो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम किसका भाग देते हैं, दोनों में 40 का भाग देते हैं। 40 दिए 120, अनुपात 40 गुना 80, तो 3:2 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। बच्चों मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को
लाइक जरूर करें। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम दंड आलेख बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। मैं 3 प्रश्न आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। ठीक है। दूसरा, किस विषय में सुधार सबसे कम है। और तीसरा, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो ये 3 प्रश्न है। पहले दंड आलेख बनाएंगे और फिर हम उसका इन 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो दंड आलेख बनाते हैं। देखो, हम एक स्केल पर तो लेते हैं दंड आलेख के लिए। देखिए यहां पर एक तरफ लेंगे हम विषय, ठीक है, और यहां पर एक तरफ लेंगे हम अंक। और अंक कहां से कहां तक है, ये अंक 100 में से दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम 10-10 लेकर चलते हैं। 10, 20, 10 में 20-20 भी लेके चले तो भी ठीक है। 20, 40, 60, 80, 100 ये अंक हो गए। ठीक है, इधर को हम 70 लेके चलेंगे, मतलब विषय। तो विषय में सबसे पहले 2 सत्र है हमारे पास में। पहला सत्र, पहले सत्र में 67, 67 कहां पे आएगा, 60 और 70 इसके बीचों बीच कहीं आएगा, है ना। तो प्रथम सत्र को मैं यहां पर दिखा रहा हूं इस तरह से, तिरछी लाइन से मैं यहां पर दिखाऊंगा इस तरह से। ये हमारा दंड आलेख का होगा। अगर मैं जिसमें इस तरह तिरछी लाइनें खींचूंगा वो होगा प्रथम सत्र। ठीक है, और मैं जिसको बिल्कुल खाली छोड़ूंगा उस तरह से वो होगा द्वितीय सत्र। ठीक है, तो प्रथम सत्र में कितनी है, 67, और द्वितीय सत्र में 70। यहां पर मैं लिख रहा हूं 70, इसका मतलब ये द्वितीय सत्र का है। अगला है यहां पर, ये दोनों किसके लिए हैं, अंग्रेजी के लिए है, अंग्रेजी के लिए। अब अगला मैं लूंगा यहां पर हिंदी के लिए। हिंदी में 2 सत्र होंगे। पहला लेंगे हम प्रथम सत्र में और दूसरा द्वितीय सत्र में। तो प्रथम सत्र में 72 है। यहां पर 72 मतलब 70 से भी थोड़ा सा ऊपर, और इसको मैं बनाऊंगा इस तरह डॉटेड लाइन से। तो यहां पर मैं लिखूंगा 72, और अगला है 65। 65 मतलब यहां पर हम 67 से थोड़ा सा नीचे लेंगे, तो यहां पर हम 65 लिख देंगे। तो ये हो गया हिंदी का। अब अगला लेंगे हम गणित का। गणित, गणित में भी ऐसे ही 2 बनाएंगे, 88 और 95। 88 हम लेंगे इस तरह से। तो 95 लेंगे थोड़ा सा ऊपर, यहां पर होगा 95। अगला होगा विज्ञान। विज्ञान में 81 और 85। इस तरह डॉटेड लाइन, और 85 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये 85 हो गया द्वितीय सत्र का। विज्ञान के बाद में आ रहा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान दो, एक में 73 मतलब 70 से थोड़ा सा ऊपर, 73। और अगला है 75, थोड़ा सा ऊपर। इस प्रकार से
ये हम दंड आलेख खींच चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में 3 प्रश्न है। कौन कौन से प्रश्न है? पहला प्रश्न देखो, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक उपयुक्त दंड आलेख चुनकर, एक दोहरा दंड आलेख नहीं, ये किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया? तो दोनों में सबसे ज्यादा अंतर किसमें आ रहा है? गणित में 88 और 95। इसका मतलब कितने अंकों का अंतर आ रहा है? यहाँ पर अंतर आ रहा है 5 और 2 7 अंकों का। यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर तो उल्टा गिरा है, यहाँ पर 3 का है। तो सबसे अधिक सुधार किसमें किया? गणित में। ठीक है। अगला प्रश्न, किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ? सबसे कम किस विषय में सुधार हुआ? सामाजिक विज्ञान में सुधार तो हुआ है, लेकिन सबसे कम हुआ है। कितने अंकों का? 2 अंकों का। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक विज्ञान। तीसरा प्रश्न, कक्षा तीसरा प्रश्न है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो इसका सही उत्तर है हिंदी में। देखो, पहले 72 अंक थे, 65 हो गए, तो इसका सही उत्तर आएगा हिंदी। ठीक है। इस प्रकार से ये चौथे प्रश्न के उत्तर हमने इस तरह से एक एक करके दिए। पहले दंड आलेख बनाया, तो अब चौथे बाद में पांचवें तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक तरफ खेल दे रखे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दे रखी है कि देखने वाले लोगों की कितनी संख्या है और भाग लेने वाले व्यक्तियों की कितनी संख्या है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ठीक है। तो पहले तो हम दंड आलेख खींचेंगे। दंड आलेख देखिए, पहले दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले एक तरफ हम लेंगे ये पहले वाले में हम दंड आलेख खींच रहे हैं। ठीक है। एक तरफ लेंगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और एक तरफ लेंगे हम खेल। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट, उसके बाद में आता है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के बाद में आता है तैरना, फिर हॉकी, और लास्ट में खेल कूद। ठीक है। ये हमारे पास में खेल हो गए। अब यहां पर हम पैमाना क्या लेंगे? पैमाना हम ले लेते हैं 100, 200, 300, 400। देखो ये भी कम रहेगा, हम क्या करते हैं 200 200 लेके चलते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है। ये हमने पैमाना ले लिया, मतलब पैमाना यहां पे ले देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 व्यक्ति। ठीक है। ये हमने पैमाना ले लिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम एक दंड आलेख बनाएंगे, दोहरा दंड आलेख। मतलब देखने वाले, शुरुआत में ये मैं यहां पर ले लूंगा जो मैं इस तरह से घेरा बनाऊंगा, इसका मतलब है देखना, देखने वाले व्यक्ति। और अगर मैं इस तरह खाली बनाऊंगा, वो मतलब भाग लेने वाले, भाग लेने वाले। इस तरह से दोहरा दंड आलेख बनाएंगे हम। चलो यहां पर सबसे पहले 1240, क्रिकेट को 1240 लोग देखना पसंद करते हैं। मतलब 1240 कहां तक पहुंचेगा? 1240 यहां तक पहुंचेगा लगभग 1240। इसको मैं इस तरह से घेरा करूंगा क्योंकि ये देखने वाले लोग हैं। दूसरा दे रखा है 620, 620 यहां तक आएगा, और इसको मैं घेरा नहीं करूंगा क्योंकि ये भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। क्रिकेट के बाद में नंबर आता है बास्केटबॉल का, तो देखने वाले 470 लोग हैं, मतलब यहां तक।
470, इसको मैं गहरा करूंगा। और भाग लेने वाले कितने हैं? 320, मतलब यहाँ तक 320। ये बास्केटबॉल हो गया। अगला नंबर आता है तैरना। तैरने वाले 510, मतलब यहाँ पर 510। इस तरह से इसको मैं गहरा कर देता हूँ। और जो तैर देखने वाले लोग हैं 320, जो बिल्कुल इसके बराबर ही होंगे 320। इसके बाद अगला नंबर आता है हॉकी का 430। 430 इस तरह से इसको मैं गहरा करूंगा क्योंकि ये देखने वाले लोग हैं। और 250 हॉकी में भाग लेने वाले लोग, इस में आएंगे तो यहाँ पर 250। अंतिम है खेलकूद, मतलब खेलकूद में भाग लेने वाले लोग हैं 250। 250 और 105 होंगे खेलकूद देखने वाले लोग, मतलब इस तरह से 105। तो ये बन गया दंड आलेख, ठीक है, पहले वाले प्रश्न में। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? दूसरा देखो, दूसरे हल करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है? क्रिकेट, क्योंकि सबसे ज्यादा देखने वाले लोग किसको हैं? क्रिकेट को। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न का हल देखो। तीसरा प्रश्न कहता है कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? तो देखिए आप सभी में देखोगे तो देखने वाला जो ग्राफ है वो सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पर होगा देखना, इसका सही उत्तर होगा। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न हो गया। अब हम छठे की तरफ चलते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दोहरा दंड आलेख आपको यहाँ पर पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? ठीक है, तो यहाँ पर आप जब तिथियां दे रखी हैं तो किस नगर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर देखो सबसे ऊंची लाइन किसकी है? जम्मू में। ठीक है, तो जम्मू शहर का ही उत्तर इसमें सही होगा। दूसरा प्रश्न, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा सबसे ठंडा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न का उत्तर, जम्मू नगर सबसे गर्म शहर है और बेंगलोर सबसे ठंडा है। तीसरा प्रश्न, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। दो शहरों जिनके अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है, बेंगलोर और जयपुर, या बेंगलोर और अहमदाबाद। चौथा, मुंबई के अधिकतम और न्यूनतम। चौथा फिर से देखिए, उस नगर का नाम लिखिए जिनमें न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पर आप मुंबई की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंतर बिल्कुल कम लगेगा, अधिकतम और न्यूनतम तापमानों का अंतर सबसे कम है ना। तो मुंबई के अधिकतम और न्यूनतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह अध्याय खत्म होता है, मतलब प्रश्नावली 3.3 खत्म होती है। कोई सवाल में दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली 4.1 के साथ में। धन्यवाद।